हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हमने बहुत डिटेल से बातें पढ़ ली। मूल अधिकार को हमने बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ा, आपके सिलेबस से भी ज़्यादा। नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया। उससे संबंधित कोई भी सवाल बचा नहीं है। आपके लेवल 11th-12th का मैंने दोनों एक साथ करवाए हैं ताकि 12th में भी वो आपको हेल्पफुल हो सके। इसमें मूल अधिकार के बाद लेसन 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तीसरा चैप्टर आज का हमारा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर में हम देखते हैं कि लोकतंत्र के बिना, या यूं कहे लोकतंत्र और चुनाव में रिलेशनशिप हम लोग इसमें साबित करेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र और चुनाव है क्या चीज। लोकतंत्र की बात तो हम कर चुके थे, डेमो प्लस क्रेटिया हमने पढ़ा था। डेमोस प्लस क्रेटिया, लोकतंत्र को हमने भीड़ तंत्र कहा था। और फिर बाद में शक्ति का केंद्र भी हमने मान लिया था कि एक बहुत सारा समूह मिलकर क्या कर लेता है, शक्ति का केंद्र बना लेता है। चुनाव की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार से वास्तव में होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ सामने दो सवाल उठते हैं, क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है? चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है। दूसरा सवाल, चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव है। क्या लोकतंत्र को चुनाव के बिना लाया जा सकता है? ये एक दूसरे के पूरक सवाल यहाँ पर बनते हैं। आपके नोटबुक में, आपके बुक में दोनों सवाल से ही चैप्टर शुरू किया गया है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र संभव हो सकता है क्या, कि हम चुनाव नहीं करें तो क्या लोकतंत्र लाया जा सकता है क्या? नहीं, लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता। हम दो प्रकार के देशों की बात करेंगे, तानाशाही देशों की बात करेंगे, लोकतांत्रिक देशों की बात करेंगे। लोकतंत्र को चुनाव के बिना लाया जा सकता है क्या? नहीं, ये भी संभव नहीं है। यानी कि चुनाव का और लोकतंत्र का बहुत सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे की डिपेंडेंसी इस पर बनी हुई है। कि लोकतंत्र में भी दो प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव। चुनाव को अंग्रेजी में इलेक्शन कहा जाता है और चुनाव का मतलब होता है किसी का चुनाव करना या किसी को चुनना। ये चुनाव जनता के द्वारा किया जा सकता है, प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है, प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है। यदि जनता चुनाव करती है तो इसे जनतंत्र यहां भी होगा और यहां भी होगा। आपको याद हो तो हमने राष्ट्रपति वाले मामले में दो प्रकार के चुनाव पढ़े थे, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें सीधे तौर पर जनता जुड़ी हुई होती है, सीधे तौर पर जनता जुड़ती है। कौन से चुनाव कहलाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव वे होते हैं जिसमें कौन जुड़ती है? सीधे तौर पर कौन जुड़ती है? जनता जुड़ती है। क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं? जिसमें प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं।
जिसमें प्रतिनिधि क्या लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। कौन सी व्यवस्था कहलाती है, प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। हमने देखा चुनाव का मतलब होता है किसी को चुनना, मतदान के माध्यम से चुनना। बहुत सारे प्रकार से चुनाव हो सकता है, ई वोटिंग हो सकती है, प्रत्यक्ष चुनाव, अपने बैलेट पत्र से चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के बहुत सारे तरीके संभव हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि प्रारंभिक भारत में चुनाव कैसे हुआ। प्रत्येक उम्मीदवार, जैसे 5 उम्मीदवार हैं, ए बी सी और डी ई, इन 5 उम्मीदवारों के लिए 5 लोहे के डब्बे मंगवाए गए अलग अलग। एक ही विधानसभा की बात कर रहा हूं, फर्स्ट चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, जो पहला चुनाव हुआ था विधानसभा मान लीजिए, आप संसद का चुनाव मान लीजिए। पहले चुनाव में हुआ क्या, पहले आपको ये भी याद रखना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा, जो संसद का चुनाव होता था वो एक साथ ही होता था। बाद में इसको फिर अलग अलग किया गया परिस्थिति के हिसाब से। जितने उम्मीदवार उतने ही बॉक्स रखे जाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि इतने ज्यादा बॉक्स हो गए कि चुनाव आयोग के कार्यकर्ता, चुनाव आयोग के जो बंदे थे, वो इन बॉक्सों में ही उलझ के रह गए। चारों तरफ बॉक्स ही बॉक्स नजर आने लग गए और जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो गणना थी, इसमें बड़ी समस्याएं आई। इससे जो दूसरा चुनाव हुआ, नेक्स्ट वाला जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और जो बॉक्स था वो कैसा रखा गया, एक ही रखा गया। और बॉक्स में किसकी इस्तेमाल होना शुरू हुआ, बैलेट पत्र का। बैलेट पत्र, ये बैलेट पत्र कैसा होता था, एक कागज होता था जिसमें जितने उम्मीदवार, उनके नाम प्लस उनके चुनाव चिन्ह को इसमें रखा गया। यहाँ नाम और उसके यहाँ चुनाव चिन्ह उसका सामने रखा गया। जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं, जिस उम्मीदवार को आप चुनना चाहते हैं, वहां रखी हुई स्टेप मोहर से आप यहाँ स्टेपल उसको कर दीजिए और जिसके सामने वो मोहर छपेगी उसी को वो वोट जाएगा। बाकी जो 4, 5, 10 जितने भी कॉलम बाकी खाली हैं उनको कोई लेना नहीं है। जिस उम्मीदवार के नाम के आगे आपका ठप्पा लगा होगा, आपका मतदान उसी के नाम काउंट कर लिया जाएगा। आप इसे फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद किस में डाल दें, बॉक्स में डाल दें। जब चुनाव आयोग के मतगणना कर्मचारी उन बैलेटों को अलग अलग करेंगे, पहले कौन सा वोट किसको मिला है और उसके बाद काउंटिंग होगी किसको कितना वोट मिला है और फिर नतीजे आएंगे। इस प्रकार से दूसरे से लेकर 1990 तक इस प्रक्रिया का पालन हमने किया। मोस्टली तो दूसरे चुनाव से लेकर 1990 तक, या यूं कहें 2004 से पहले तक। आपको याद होना चाहिए कि 2004 में पहली बार पूरे भारत में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। और ईवीएम से पहले प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो मनमोहन सिंह जी ही थे। यानी कि ईवीएम से जो पहली सरकार निकली वो कौन सी थी, मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट, 2004 वाली गवर्नमेंट थी, आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद सवाल यहाँ से क्या क्या बने, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया, 1990 के आसपास किया गया। पहली बार पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव कब हुए, तो 2004 में ईवीएम से चुनाव हुए। ईवीएम इस प्रकार का उपकरण है, इसमें यहाँ उम्मीदवार के आगे उसका चुनाव चिन्ह और यहाँ पर उसके आगे स्विच होते हैं। जिस बटन को आप प्रेस करेंगे उसके सामने की बत्ती जलेगी ग्रीन। यहाँ 2 बत्तियां होंगी, लाइट होंगी, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन लाइट इस बात का सिंबल है कि ये ईवीएम ऑन है। और उसके बाद जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे संबंधित व्यक्ति को वोट चला जाएगा और वो वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत फास्टली काउंट हो सकते हैं।
यही कारण है कि ईवीएम से नतीजे बहुत जल्दी आते हैं। 12 से 1 बजे तक सारे गणना केंद्रों से सूचना लगभग समाप्त हो जाती है। पहले 2-2 दिन 3 दिन लगते थे क्योंकि वोटों की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। तो ये तो हुआ चुनाव का लेकर हमारा एजेंडा। चुनाव क्या है? किसी को चुनना, किसी को सेलेक्ट करना, किसी को फाइनल करना क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है। ये कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें भी कौन कौन है? जनता चुनती है डायरेक्ट और प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? सीधे तौर पर कौन चुनती है? जनता। जैसे हम सांसदों को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, वार्ड पंचों को चुनते हैं। ये कौन से चुनाव कहलाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं, जिसमें हम लोग सीधे चुनाव में भाग लेते हैं, सीधे उम्मीदवार से जुड़ते हैं। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कहलाती है। अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और अपना प्रतिनिधि किसी अपने प्रतिनिधि को चुनता है। यानी कि स्टेप्स कितने हो गए? 3। पहले में 2 स्टेप्स हैं, एक जनता और एक उम्मीदवार। दूसरे में कितने स्टेप्स हैं? 3। जनता ने किसको चुना? एमपी ने किसको चुना? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो इस तरह कितने हो गए? 3। जनता ने किसको चुना? एमपी ने किसको चुना? राष्ट्रपति को। तो कितनी स्टेप व्यवस्था हो गई? 3 स्तरीय व्यवस्था हो गई। तो ये इसे अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में माना गया, यानी कि सीधे तौर पर जनता इसमें भाग नहीं ले रही है। फिर चुनाव के बारे में देखें तो ईवीएम सबसे पहली बार इस्तेमाल कब की गई थी? 1990 में की गई थी। पूरे भारत में कब काम में ली गई? 2004 से ली गई। इसमें यूपीए गवर्नमेंट सबसे पहले चुनकर आई। इसमें एक शब्द आएगा आपके, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र किसे कहते हैं? शब्द क्या आएगा? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। मूलक लोकतंत्र क्या है? तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? जनता ने चुना अपना प्रतिनिधि और अपने प्रतिनिधि ने क्या चुना? अपना प्रतिनिधि। तो ये व्यवस्था कौन सी कहलाएगी? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था कहलाती है। यानी कि जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, इन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना। प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था क्या कहलाती है? प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहलाता है। इसमें आगे देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वो लोकतंत्र का दिखावा करते हैं, ऐसा दुनिया के सामने लाते हैं कि वो लोकतांत्रिक हैं। जैसे उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान आदि। इन देशों में क्या होता है? चीन, इन देशों में क्या होता है कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो दमनकारी व्यवस्थाएं हैं और इनका शासन इस प्रकार से होता है कि कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों का प्रभाव होता है, कुछ व्यक्ति को प्रभाव होता है और संपूर्ण शासन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे उत्तरी कोरिया का उदाहरण लें तो यहाँ किम जोंग है, ये बाकायदा चुनाव करवाते हैं, एक लोकतांत्रिक दशा में दिखाने की कोशिश करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जिससे एक लोकप्रिय राजा के रूप में ये प्रसिद्ध हो सके। जनता को, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उत्तरी कोरिया में एक प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आम जनता बहुत उत्साह से अपने शासक को चुनती है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सैनिक शासन। यहाँ कब तख्ता पलट हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। इसका उदाहरण हमने करगिल से पहले नवाज शरीफ को नजरबंद किया गया था और इनकी जगह परवेज मुशर्रफ
परवेज मुशर्रफ जो करगिल का जिम्मेदार था, अभी इसको फांसी की सजा पाकिस्तान कोर्ट ने दे रखी है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसी चीजें की थी। तो नवाज शरीफ लोकतांत्रिक देश के चुने हुए शासक थे, जनता ने चुना था। फिर बाद में ये जर्नल थे, सेना के सबसे बड़े प्रमुख थे, इन्होंने इनको नजरबंद कर दिया। ये शासक थे, ये जर्नल थे सेना के, इन्होंने इनको क्या कर दिया, नजरबंद। नजरबंद कौन सी व्यवस्था होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी को कुछ पता नहीं होता कि शासक को किस जगह कैद कर रखा है, क्या कहलाता है, नजरबंद कहलाता है। सेना का कब्जा किस पर हो गया? सरकार पर हो गया, और सरकार का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? सेना के हाथ में आ गया। इसके बाद जो तांडव हुआ आप जानते ही हैं। यहाँ पर करगिल के बारे में जब चर्चा चली है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि करगिल 1999 में 4 चोटियां, जिसमें द्रास, मास्को है, काक्सर और बतालिक, इन 4 चोटियों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था जब बर्फ पड़ने वाली थी उससे पहले। उसके बाद इन चारों चोटियों पर अवैध घुसपैठ को भारत ने हटाया और इसके लिए जो युद्ध लड़ा गया उसे ही हमने कहा कारगिल। इसमें भारत की विजय हुई थी और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान का नेतृत्व परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐतिहासिक विजय, इसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस जीत के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम भी था ऑपरेशन विजय। चुनाव में आगे देखें तो चुनाव में बहुत सारे सवाल उठते हैं। चुनाव कौन लड़ सकता है? चुनाव में मतदान कौन करेगा? चुनाव की शर्तें क्या होंगी? चुनाव में आचार संहिता क्या होती है? और चुनाव में अपराध का क्या रोल है? इन 3-4 चीजों के आसपास भारतीय चुनाव घूमता है। सबसे पहला सवाल ये कि चुनाव लड़ कौन सकता है, उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हर चुनाव की अलग शर्तें हैं, हर चुनाव की अलग नियमावली है। हम हर चुनाव का एक एक करके पढ़ेंगे, किस प्रकार से चुनाव होता है, कौन सी शर्तें होती हैं। हम एक एग्जाम्पल के लिए लें लोकसभा, तो इसमें 25 साल का वह भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कितनी हो गई है? 25 साल, जिसका चुनाव आयोग में क्या है, वोटिंग लिस्ट में क्या है, नाम हो, और वह अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, लाभ के पद पर ना हो, न्यायालय द्वारा उसे रोका ना गया हो, और वोटिंग चुनाव आयोग के द्वारा उसका पहचान पत्र बना हुआ हो, या किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी या उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्री हो। 25 साल न्यूनतम आयु है लोकसभा में। चुनाव आयोग की लिस्ट जिसे मतदाता सूची कहते हैं उसमें उसका नाम होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और न्याय व्यवस्था ने उसे चुनाव लड़ने के लिए ना रोका हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। मतदान कौन कर सकता है? इसमें भी हम लोकसभा का ही चुनाव लेते हैं, लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और न्यायालय द्वारा मतदान के लिए ना रोका गया हो। ऐसी व्यवस्था वाला व्यक्ति क्या दे सकता है? चुनाव में भाग ले सकता है। इसमें शर्तें, चुनाव की बहुत सारी शर्तें हैं। जो फॉर्म फिल करने जा रहा है, उम्मीदवारी प्रेषित करने जा रहा है, उस समय वो सारी शर्तें उनको माननी होती हैं। उन शर्तों, उन क्राइटेरियो को यदि वो नहीं मानते, जैसे सरपंच के चुनाव में
2 बालक की शर्तें रखी गई। 8वीं क्लास पास महिला का होना अनिवार्य है, पुरुष का होना अनिवार्य है। तो ऐसी शर्तों को भी चुनाव आयोग निश्चित समय पर लागू करता रहा है। आचार संहिता का मतलब है चुनाव के निश्चित दिन पर ये लागू होती है, और चुनाव के ठीक पहले चुनाव प्रसार किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं हो सकता, कौन चुनाव कर सकता है, चुनाव का माध्यम क्या होगा, कई चुनाव को प्रभावित करने वाले कार्य तो नहीं किए जा रहे, कई भ्रष्टाचार, मदिरापान और अपव्यय के द्वारा चुनाव को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा, ये सब कौन देखता है? आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग देखता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव में भाग तो नहीं ले रहे हैं, कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में आकर सरकार के पैरेलल अपराध तो नहीं चलेगा, कहीं अपराधी लोगों का बाहुल्य तो नहीं बढ़ जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग यदि चुनाव में आ गए तो अपराध को बढ़ावा देंगे, इसका भी ध्यान कौन रखता है? चुनाव आयोग रखता है। अभी इसी बार और इससे पिछले चुनाव में ये घोषणा की गई थी कि 2019 से ये कंफर्म किया जाएगा कि जितने भी आपराधिक केस किसी व्यक्ति के नाम चल रहे हैं उनका ऐड 2 बार सोशल मीडिया में देना होगा, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर बताना होगा कि मेरे खिलाफ ये केस चल रहे हैं। ठीक चुनाव से दो बार पहले, एक बार चुनाव के फॉर्म भरते समय और एक चुनाव से निश्चित समय पहले, ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि उम्मीदवार कितना अपराधी प्रवृत्ति का, कितना अपराध बैकग्राउंड से आता है। इसके आगे का बिंदु हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।